भी हम लोग देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। हम लोग 273 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक 272 क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? यह क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर बताएं। जो भी बहादुर बच्चा बताना चाहता है इसका आंसर। देखिए, अंतिम कोई चीज जो मायने रखती है वह आपका एफर्ट है। मैं यहाँ पर बता दूं आंसर खटाखट खटाखट, है ना, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक्सप्लेन कर दूं, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। बहुत एक्सप्लेनेशन मिला हुआ, लेकिन आप थोड़ा सा एफर्ट करिए, फिर उसमें कुछ अंतर्दृष्टि मेरी तरफ से पड़ जाए तो कुछ बेहतर निकल कर आ जाएगा। तो बताइए, भारत में लावा बेसाल्ट से निर्मित मृदा कौन सी है? सभी लोगों को पता होना चाहिए आंसर। यह जो है रेगुर मिट्टी है। ठीक, रेगुर मिट्टी, या इसी को काली मृदा या ब्लैक सॉयल बोलते हैं। ब्लैक सॉयल या काली मृदा। ठीक, यह जो मृदा है, यदि आप भारत में देखेंगे तो भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह जो क्षेत्र है दक्कन प्लेट्यू, ठीक, महाराष्ट्र वाला जो बेल्ट है, यह इस क्षेत्र में पाई जाती है। और यह क्षेत्र जानते हैं जो दक्कन प्लेट्यू है, ये दक्कन जो है, ठीक, इसका निर्माण जो है ट्रिसेस क्रिटेशियस काल में, ठीक, भारत जब जो है एक जो है हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजर रहा था, रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजर रहा था, उसी समय बहुत सारे लावा का क्या हुआ? लावा का एक तरह से उत्प्रवाह हुआ, एक तरह से फ्लो हुआ, जिसकी वजह से डक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ। और उसी डक्कन ट्रैप का जो फॉर्मेशन हुआ वो बेसाल्टिक लावा से हुआ था, बेसाल्ट से बने हुए लावा से हुआ था। और वह बेसाल्टिक लावा का जब वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, बहुत सारी जो है प्रक्रियाएं चली, जिसके बाद जो है क्या हुआ, एक मृदा का फॉर्मेशन हुआ जिसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। अब यह ब्लैक सॉइल आप जानते हैं बेसाल्ट से बना हुआ है। ठीक, बेसाल्ट से बना हुआ है। अब इस मृदा का संबंध, आप जब रॉक पढ़ रहे थे, चट्टान पढ़ रहे थे, तो चट्टान में आपने दो प्रकार की चट्टानें पढ़ी थी, अम्लीय चट्टानें और बेसिक चट्टानें। बेसिक चट्टानों का एग्जाम्पल आपने बेसाल्ट पढ़ा था, तो उसके कुछ गुण रहे होंगे। ठीक, तो वहां से अब इसको कोरिलेट करने वाला, यदि आपने वहां पर सही से पढ़ा है तो यह सेगमेंट आपका अच्छा हो जाएगा। तो जो बेसाल्टिक लावा होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसाल्ट होता है, उसकी डेंसिटी अधिक होती है, भारी होता है। जब डेंसिटी अधिक होती है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा? उसमें फेरस होगा, यानी लो आयरन होगा, और मैग्नीशियम, इनकी अधिकता होगी। ठीक, जब इनकी अधिकता होगी तो इसका मतलब जो ब्लैक सॉयल है, ब्लैक सॉयल में किस चीज़ की अधिकता होगी? लोहे की अधिकता होगी, मैग्नीशियम की अधिकता होगी। कुल मिला के जो मिनरल्स हैं इनकी अधिकता होगी। और वो कौन से मिनरल? जो भारी मिनरल्स होते हैं। तो इससे यह आपको थोड़ी थोड़ी विशेषताएं काली मृदा की आपको पता चल रही होंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि कोरिलेट करिए चीज़ों को। जब चीज़ें कोरिलेटेड होंगी, एक जो है कोरिलेशन में चीज़ों को आप जब पढ़ेंगे, तो आपके लिए याद करना, आपके विषय के ज्ञान को और संवर्धित करता है। ठीक है, तो यह, अब मैं इसमें तो बताने के लिए फिर बताता रहूं, ब्लैक सॉइल पूरी बता दूं तो कोई मतलब नहीं, बस मैं एक अंतर्दृष्टि आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक यह क्वेश्चन देखिए तो जरा, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती, किस और नाम से भी जानी जाती है? तो अब यह ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल है। बांगर, खादर, भूर, रेगुर। अभी आपने कहा कि ब्लैक सॉइल को
कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं, काली मृदा के नाम से भी जानते हैं, रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आता रहेगा क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, रेगुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टी या रेगुड़ मृदा काली होती है, ठीक है, उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। यह कथन कारण का क्वेश्चन है, और जब इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो यह क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए, मृदा का कलर जो है, रंग जो है, दो कारणों से डार्क होता है या ब्लैक होता है। एक होता है आपका ह्यूमस, ह्यूमस की वजह से भी किसी मृदा का रंग काला हो सकता है, और इसके अलावा जो है यदि उसमें मिनरल्स वगैरह हो, मिनरल्स ऑक्साइड हो, तो उससे भी मृदा का रंग काला होता है। तो अब मुद्दा यह है कि काली मृदा जो है आपकी, उसका रंग काला क्यों है? इसका आंसर बताएं आप लोग। मनीष जी आंसर बताएं इसका। तो देखिए, याद कर लीजिए कि जो ब्लैक सॉइल, इंडिया की ब्लैक सॉइल है, इसका रंग ह्यूमस के कारण नहीं है काला। इसका रंग जो है, जो लोहा है, लोहा के डिफरेंट ऑक्साइड बनते हैं, उसके कारण इसका रंग काला है। तो यह एकदम याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट है यह, तो यह गलत हो जाएगा और यह सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी, सी आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ले अब लाल मृदा आ गई। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़, सरयू पार मैदान, मालवा पठार, शिलांग पठार। देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? लाल, काली, रंग मत बताने लगिएगा सब। अरे लाल तो लिखा नहीं, लावा लिखा है। अच्छा देखिए, लाल मृदा भी होती है, ठीक है ना, अभी आएगा क्वेश्चन, घबराइएगा मत। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए, ये होता है पूर्वाग्रह। आपके दिमाग में है कि ल आया तो लाल मृदा ही होगी, तो लाल मृदा ना होगी, क्या हो गया, लावा हो गया। तो अब देखिए, यदि आप लाल पढ़ लिए होते और आप बहुत अच्छे विद्यार्थी होते और आपको पता होता आंसर, तो आप छत्तीसगढ़ लगा के चले आते। और यदि आप लावा पढ़ते, तब आप जो है आप लगा के आते मालवा का पठार। ठीक है, तो यह आपको एग्जाम में यह बात सबक हमको सिखाती है कि एग्जाम में हमको जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक बात। तो लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा। मालवा का पठार कहाँ पर है? एमपी का। यह जो मालवा का पठार है, यह भी जो है, जो क्रिटेशियस काल में जो लावा का उत्सर्जन हुआ था, एक तरह से लावा का जो उत्स्राव हुआ था, उसी वह लावा मालवा पठार में भी फैला है। तो वह क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉइल हो जाएगी। ब्लैक सॉइल को आप लावा सॉइल यदि लिख देता है, तो आपको लड़ाई नहीं करना, आपको मानना पड़ेगा कि हाँ लावा सॉइल होती है। क्यों? क्योंकि लावा मतलब वो ज्वालामुखी से बना हुआ है, दक्कन प्लेटू पूरा। ठीक, तो यह इसका आंसर है। तो यह लावा और लाल में आपको ध्यान रखना है, जैसी गलती मैंने किया वैसे आपको नहीं करना है। अब यह आपसे पहेली बुझा रहा है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक सकती है। वह कौन सी मृदा है? लाल, काली, लेटराइट, जलोढ़। इसका आंसर आप लोग बताएं। तो वह मृदा कौन सी होगी? ब्लैक सॉइल होगी। काली मृदा जो होती है, इसकी जल ग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक, यह जो है, इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं कुछ, जैसे नाइट्रोजन वगैरह की कमी होती है, यदि वह दे दी जाए तो यह सबसे उपजाऊ मृदा बन सकती है, सबसे उपजाऊ मृदा होती है। यह मृदा क्या होती है? इसकी सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता होती है। और चूंकि बारिश कुछ समय के लिए होती है, कम समय के लिए होती है, तो उस समय एकदम ये गीली और चिपचिपी हो जाती है। जब बारिश खत्म हो जाती है, कड़ी धूप आती है, तो उस समय यह जो है दरार युक्त हो जाती है। तो इसलिए इसको सेल्फ प्लॉइंग सॉइल भी कहते हैं, मतलब कि फटती है
और फिर जो है क्या हो जाती है, मतलब गीली होके एक साथ मिल जाती है, तो इसकी जुताई स्वतः होती रहती है, तो इस कारण इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। ठीक है। देखिए, सॉयल वाले सेगमेंट से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वह जो है आपके ब्लैक सॉयल से ही पूछे जाते हैं, और कंसेप्चुअल है, आसान है। ब्लैक सॉयल को यानी काली मृदा को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। इस बात से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि रेगुर ही कहा जाता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्रेन्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मृदा है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, अब ये तो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो गई, यह क्वेश्चन, यह लाइन क्यों डालना, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। अब यह भी नहीं पता है आपको तो तैयारी क्या ही करना है, तो ये पता होना चाहिए कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है। ठीक है ना। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, डक्कन ट्रैप में। अब देखिए, क्रेन्स क्रेन्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मृदा है। परिपक्व मृदा का मतलब क्या होता है, वह मृदा जिसमें सॉयल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका पूर्णतः विकसित होती है। मतलब कि मृदा परिच्छेदिका आपने पढ़ा होगा कि ऐसे जो है, यह मान लीजिए कि मूल चट्टान है जिसके अक्षय अपर्दन से बना है, यहाँ पर टुकड़े होंगे, मतलब ऐसे ऐसे जो है कई सारी प्रोफाइल, मतलब कि ऊपर जैव पदार्थ होगा, फिर थोड़ा सा मतलब इस तरह से प्रोफाइल होती है। तो सॉयल प्रोफाइल इसमें, चूंकि ये पुरानी मृदा है, तो इसमें जो है क्या है, सॉयल प्रोफाइल पूरी डेवलप होती है, इसलिए इसको परिपक्व मृदा कहते हैं। बस इंसर्ट में ये समझ लीजिए। ठीक। आर्द्रता वाली बात हम लोगों ने करी ली, उच्च धारण क्षमता होती है नमी की, और स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं। यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ऐसा नहीं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन आप लोगों के लिए इतने अच्छे ऑप्शन देके एक ये बहुत ही हल्का ऑप्शन देके क्वेश्चन को आसान बना दिया गया, कहने का तात्पर्य यह है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है लेटराइट के संबंध में। अब देखिए, अभी तक ब्लैक सॉइल पढ़ रहे थे आप, अब आ गया आपका लेटराइट सॉइल। यह मिट्टी उच्च ताप पर आधारित है। संतोष जी, गुड मॉर्निंग। यह दोनों ही फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। लेटराइट सॉइल जो है, लेटराइट मृदा, ठीक, एक विशेष प्रकार की मृदा होती है जो उस जगह पर पाई जाती है जहां पर हाई टेम्परेचर हो, उच्च तापमान हो, और वर्षा भी कुछ समय के लिए बहुत अधिक होती हो। उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान, यह दो कंडीशन लेटराइट सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यह बताइए कि भारत में इस तरह की दशाएं कहाँ पाई जाती हैं, उच्च तापमान और उच्च वर्षा की। ठीक। जहां हाई प्रेसिपिटेशन और हाई टेम्परेचर होगा, उन्हीं जगहों पर लेटराइट सॉइल पाई जाएगी। ऐसा क्यों है, लेटराइट सॉइल का नाम एक प्रक्रिया होती है, लेटराइजेशन। लेटराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है, जो सिलिका होता है, जैसे देखिए, जो हमारी रॉक होती हैं, जो मूल चट्टानें होती हैं, वो सिलिका होता है, उसमें जो है मैग्नीशियम होता है, Fe होता है, यही सब एलिमेंटों से मिलकर मिनरल बनते हैं, मिनरल से मिलकर रॉक बनती है। अब जब वर्षा खूब हो रही है, टेम्परेचर खूब है, वैसी स्थिति में जो सिलिका होता है, सिलिका का जो है, सिलिका के ऑक्साइड का, यह लीचिंग हो जाती है, निच्छालन हो जाता है, यह जो है नीचे चला जाता है। ठीक। यहाँ पर एल्युमिनियम था, यहाँ पर Fe था, मतलब जो मृदा के छोटे छोटे कण हैं, ठीक, ऊपर, तो यहाँ पर Fe, एल्युमिनियम, सिलिका, ये तीन चीजें हैं। सिलिका की अधिकता होने पर, जब आप रॉक पढ़े होंगे, चट्टान पढ़े होंगे, 71 का बी, 79 का बी। अच्छा अच्छा, ठीक, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, अच्छी बात है, आपको पता है। तो यह जो है, इसका नेचर एसिडिक होता है, ठीक, अम्लीय नेचर का ये सिलिका होता है। यह सिलिका जो है, जब भारी वर्षा और इन सब की वजह से यह निच्छालन हो जाता है, इसका लीचिंग हो जाती है, निच्छालन की प्रक्रिया होती है, और ये नीचे चला जाता है, सिलिका के ऑक्साइड जब नीचे चला जाता है, तो ऊपर शेष क्या बचा रह जाता है, यह दोनों शेष बचा रह जाता है। ठीक। इसी प्रक्रिया को लेटराइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम लेटराइट मृदा है। तो लेटराइट मृदा में यह पोर्शन नीचे चला जाएगा, यह बचा रह जाएगा,
तो देखिए लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता की कमी पाई जाती है, तो यह बात जो है क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कमी नहीं पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है संतोष जी। देखिए रीजन है ना, मैंने ये बताया प्रोसेस, सिंपल सी बात है। कुछ कुछ भी मतलब लेटराइजेशन का मतलब ही होता है कि सिलिका वाला जो पोर्शन है वह निच्छालित हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगी। उसको सुधार लीजिए संतोष जी, क्वेश्चन नंबर 79। आई होप समझ में आ गया होगा। यही होना चाहिए आंसर। लेटराइट मिट्टी मिलती है, लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, अब यह बात आपको बतानी है। 280 लेटराइट मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। देखिए अब हमने बोला कि लेटराइट मृदा वहां पर पाई जाएगी जहां पर उच्च वर्षा और उच्च तापमान होगा। तो उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाला रीजन कौन सा है, यह वाला है, पश्चिमी घाट वाला जो रीजन है यह, इस एरिया में यह स्थिति पाई जाती है, तो इस एरिया में पाया जाना चाहिए। अब इसमें इसके हिसाब से यह वाला जो रीजन है कुछ और छुटपुट जैसे इधर भी थोड़ा बहुत और कुछ एरिया में पाई जाती है, लेकिन मेजर पोर्शन लेटराइट का यही वाला है। तो अब इस रीजन में जो है लेटराइट सॉइल आपका थोड़ा सा कलर हम लोग बदल देते हैं। यह क्षेत्र है लेटराइट मृदा के पाए जाने का। ठीक, अब इसमें जो सबसे अधिक लेटराइट पाई जाती है वो ये वाला जो रीजन है, केरल वाला, यह रीजन है केरल वाला, यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन चूंकि ये पश्चिमी घाट है तो इस रीजन में देखिए यह तीनों तो पड़ता नहीं है, वैसे भी कोई मतलब नहीं इन तीनों का। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बचा एक महाराष्ट्र। तो केरल, महाराष्ट्र, ये कर्नाटक वाला रीजन, इन सब में जो है आपकी लेटराइट मृदा पाई जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है। यह आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, इनकी उर्वरता कम होती है, इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताएं इस क्वेश्चन को। 80 का डी। 81 का बताइए संतोष जी। देखिए ये जो चूना की प्रमुखता है ना, चूना की प्रमुखता नहीं होती। अभी तो हम लोगों ने मतलब बोला कि लेटराइट मृदा में Fe और एल्युमिनियम के ऑक्साइड, इनकी अधिकता होती है। तो लेटराइट में अधिकता के बारे में प्रश्न इन्हीं से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको पता होगा कि जलोढ़ मृदा जो है भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है। यही जो है धान, गेहूं, ठीक, धान गेहूं इन सब की फसलें जो है खूब होती हैं। यदि थोड़ा सा इसमें सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, ठीक, कुछ कुछ जो है आपकी नाइट्रोजन और ह्यूमस की व्यवस्था हो जाए, ठीक है, तो यह मृदा सबसे उपजाऊ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है आपकी जलोढ़ मृदा जो सबसे उपजाऊ मानी जाती है। ठीक, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इस क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, मरुस्थली मृदा, इसको मिला दीजिए तुरंत। जलोढ़ मृदा कहाँ पर होगी, 2 उत्तर प्रदेश, काली मृदा महाराष्ट्र यानी 3, लाल मृदा आपकी कहाँ हो जाएगी, 4 आंध्र प्रदेश, मरुस्थली मृदा कहाँ हो जाएगी, राजस्थान। 23 41, 23 41 मिला दीजिए। ठीक,
यह सिंपल, इसमें आपको यही पता था कि जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ए का 2, इसी से आंसर आपका सब सही हो जा रहा था। ठीक है, तो अच्छा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है तांबा, लोहा, मैंगनीज, जस्ता। आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, वेरी गुड संतोष जी। यह क्वेश्चन बताइए, यह ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है खेतों में कौन सा जो है छोटा पैकेट वाली खाद डालते हैं। एकदम छोटी पैकेट में खाद आती है, मतलब कम मात्रा में। तो आप देखेंगे जिंक यानी जस्ता जो है ज्यादातर किसान जो है खेतों में डालते रहते हैं। ठीक है, जिंक जो है डालते रहते हैं खेतों में, तो यह जिंक की कमी पाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हिमालय में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र वनाच्छादित है। देखिए यह बात जो है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये हिमालय में वनाच्छादन है लेकिन वहां की मिट्टियों में ह्यूमस अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो यह पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ह्यूमस के लिए क्या है ना कि उन पत्तियों का सड़ना गलना सब उस फॉर्म में आना जरूरी है, तो वह प्रक्रिया नहीं हो पाती जिसकी वजह से ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ह्यूमस तो वनाच्छादन है लेकिन ह्यूमस की मात्रा कम है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका, गाद, महीन बालू, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, बालू होते हैं, ठीक, जैसे बालू आप देखे होंगे, उससे बड़े बड़े थोड़ा सा पत्थर देखे होंगे, तो यह जो है फिर और छोटे छोटे होते हैं। तो जो सबसे छोटा होता है, सबसे सबसे साइज जो छोटा होता है वह होता है आपका किसका? मृत्तिका का। अनेक मृत्तिका का, मृत्तिका सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा जो है गाद होता है, उससे बड़ा जो है बालू होता है, उससे बड़ा जो है आपका कंकड़ होता है। ठीक, तो यह क्रम होता है। तो ये जो सबसे, यह जो है आपका ये सबसे छोटा साइज है, ये 0.00 mm से कम वाला साइज। तो यह आपसे पूछ सकता है, यदि ये पूछा है तो ये साइज एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा क्या क्या साइज है। ठीक है, देखिए लेस देन 0.002 यह आपका मृत्तिका हो गया। 0 पॉइंट आपका जो है 22 से 0.002 से लेके 0.06 तक यह जो है आपका गाद हो गया। फिर 0.062 आपका जो है 2 mm, 2 मिलीमीटर। ठीक, यह आपका बालू हो गया। तो इस तरह से साइज होता है, याद है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है, चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। क्या ऊसर में चूने का प्रयोग करके उसे सुधारा जा सकता है? यह मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। देखिए पीएच मतलब 7 से अधिक है, मतलब कि यह मृदा क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगी, क्षारीय मृदा। तो ऊसर की मृदा क्षारीय होती है, बात सही है, तो यह स्टेटमेंट सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, तो एकदम उगाई जा सकती ऐसी फसलें जो जो क्या हो, अधिक मतलब विषम परिस्थितियों को सह सकती हो, ऐसी धान की प्रजातियां विकसित की गई हैं जो एक जो है कह सकते हैं कि ऑड सिचुएशन में भी उगाई जा सकती हैं। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। और चूने का सुधार जो है, चूने का प्रयोग जो किया जाता है वह अम्लीय मृदा में किया जाता है। जहाँ पर अम्लीयता हो जाती है मृदा में,
वहां पर चूने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट 2 और 3 आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षारीय यानी एल्कलाइन क्षेत्र पाया जाता है। तो जो भारत में सर्वाधिक एल्कलाइन क्षेत्र है, संतोष जी 86 का ए। 88 पर आ जाइए, अब सही बताए होंगे। ठीक है, 88 देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो पाया जाता है वह जो है आपका गुजरात में है। ठीक, याद कर लीजिए इसको, कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक, गुजरात जो है सबसे ज्यादा क्षारीय या एल्कलाइन या लवणीय मृदा, ठीक, लवणीय मृदा, लवणीयता, ठीक, क्षारीयता, इससे प्रभावित जो सर्वाधिक एरिया है आपका वह किसका है? गुजरात का है। निम्नलिखित से कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए फेमस है? उपयुक्त है, अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़, रेगड़, रेगड़ या रेगुर। तो ये देखिए, जो चाय के बागान होते हैं वह जो है आपके अम्लीय मृदा में अच्छी तरीके से, मतलब उनके लिए बेहतर होता है। देखिए, चाय के बागान वहीं पर लगेंगे जहां सुप्रवाहित मृदा होगी। सुप्रवाहित मतलब कि पानी तो बरसे लेकिन पानी वहां पर इकट्ठा ना हो बल्कि निकल जाए। तो इसीलिए ये चाय के जो बागान होते हैं हमेशा चाय के ढलानों पर जो है, चाय के ढलान ढलान पर ही ये उगाए जाते हैं। और यहाँ की मृदा अम्लीय होती है, वह अम्लीयता वहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों के पत्तियों में जो है अम्ल की मात्रा होती है उससे आती है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है। मालवा क्षेत्र, शिवालिक की पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, दंडकारण्य, मेघालय। देखिए, जो शिवालिक है, शिवालिक से जो नदियां निकलती हैं, तो आप भाभर क्षेत्र का नाम सुने ही होंगे कि वहां से जो है नदियां जो है रील अपरदन, है ना, गली इरोजन, यह इस तरह की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यह क्षेत्र हो गया, चंबल वाला क्षेत्र हो गया, तो यह सब जो है सॉइल इरोजन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक हैं। लीजिए आ गया, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी यहाँ दिख रहा है, बिना बिना कुछ सोचे समझे लगा दीजिए। तराई है नहीं, मालवा है नहीं, तटीय क्षेत्र नहीं, बल्कि चंबल घाटी क्षेत्र आपका सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। जो मृदा का डिग्रेडेशन है उसको कैसे रोका जा सकता है? सघन वर्षा से, वन नाशन से, वन रोपण से, अतिचारण से। तो वनारोपण से आप मृदा को अपरदन को रोक सकते हैं। अब आ जाइए प्राकृतिक वनस्पतियां। ठीक, प्राकृतिक वनस्पतियों में देखिए जरा क्वेश्चन, तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से कम होता है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ लिखा है कम होता है, अधिक होता है, क्या होता है? देखिए, यह आपका हिमालय क्षेत्र है। ठीक, यह वाला भाग इसको मान लेते हैं, यह मान क्या लेते हैं, होता ये पूर्वी हिमालय है, यह पश्चिमी हिमालय है। ठीक, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय। अब इसमें कह रहा है कि ट्री लाइन, मतलब कि जब आप ऊंचाई पर ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऊंचाई पर जा रहे हो, यह मान लीजिए क्या है, ईस्टर्न हिमालय है और यह आपका वेस्टर्न हिमालय है। तो कह रहा है कि ट्री लाइन जो है यह जो किस ऊंचाई तक वृक्ष पाए जाएंगे, तो अधिक ऊंचाई तक वृक्ष पश्चिमी हिमालय में पाए जाएंगे कि पूर्वी हिमालय में पाए जाएंगे, यह आपको बताना है। ठीक, तो आप देखेंगे कि यह वाला जो पोर्शन है, यह वाला जो पोर्शन है आपका पूर्वी हिमालय वाला, यह वाला, तो यह जो है आपका जो आपकी कर्क रेखा है, ठीक, कर्क रेखा के पास में है, सॉरी मतलब विश्वत रेखा के, ठीक, विश्वत रेखा के, विश्वत कर लीजिए, कर्क कर लीजिए, ये विश्वत के पास है या कर्क रेखा के पास है, और यह वाला कर्क रेखा से दूर है। तो यहाँ पर जो है वर्षा आदि की मात्रा अधिक होती है, या इस भाग में जो टेम्परेचर होगा बेस पर एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर वो अधिक होगा। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर बेस पर पहले से ही कम होगा,
तो ऊपर जाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस वाले भाग में जो बर्फ हिम मतलब जो ये बर्फ जो पड़ेगी या हिम रेखा जो है, हिम रेखा वो क्या आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। ठीक, कम ऊंचाई पर आ जाएगी। इधर जो है हिम रेखा अधिक ऊंचाई पर आएगी। ठीक, तो हिम रेखा मतलब यहां पर जो वृक्ष लाइन, वृक्ष की जो लाइन है यह क्या होगी, अधिक होगी, ईस्टर्न में अधिक ऊंचाई पर होगी। यहां पर जो है आपकी कम ऊंचाई पर होगी। मतलब कि यह मान लीजिए कि यदि यह जो है 3600 है, 3600 मीटर पर है, तो यह जो है आपकी 3400 मीटर पर ही जो है यहाँ पर बर्फ मिलने लगेगी या वृक्ष जो है यहाँ पर मिलना खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या आया कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में क्या होगा, कम होगा। ठीक, यह बात कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ लीजिए। दो क्वेश्चन इसमें मैं बता रहा हूं, स्नो लाइन और जो है आपका ट्री लाइन, दोनों एक दूसरे से रिवर्स होंगे। ठीक, क्लियर है यह? यहां पर बर्फ आपकी क्या होगी, अधिक ऊंचाई पर मिलने की, जैसे 3600 पे मतलब कि टेम्परेचर बर्फ बनने के लिए कम चाहिए। अब यह भाग जो क्या है विषुवत रेखा या कर्क रेखा के नजदीक है, तो यहाँ पर नीचे इसके इस बेस पर टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। लेकिन इस वाले भाग में टेम्परेचर पहले से ही बहुत कम है, हिमालय, चूंकि यह विषुवत रेखा या कर्क रेखा से दूर है क्षेत्र। ठीक, आगे से आप लगा लीजिए कॉन्सेप्ट। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? सिनकोना, सिनकोना यह पहले पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार की वनस्पति है। तो सिनकोना आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एग्जाम्पल है। तो यह जो है असम में पाया जाएगा, केरल में पाया जाएगा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तो ये छत्तीसगढ़ वाले रीजन में नहीं पाया जाएगा और सब में यह जो है पाया जाएगा। ठीक, सागौन तथा साल, सागौन और साल जो है किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन। देखिए सागौन और साल यह दो वनस्पतियां जो है मानसूनी वन के उदाहरण हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मानसून वन जो है दो प्रकार का होता है। यही जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं, तो यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक शुष्क होता है, एक आर्द्र होता है। ठीक, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। तो यह जो शुष्क पतझड़ वन है इसी के उदाहरण यह सागौन है। यह आर्द्र वाले के उदाहरण जो है आपका एक फेमस एग्जांपल है चंदन। चंदन जो है ना, सैंडलवुड, तो चंदन जो है ये किसका है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का उदाहरण है। ठीक है, तो यह साल और सागौन यह आपके जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस वाले रीजन में यह जो है साल सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन का वृक्ष वन पाया जाता है? तो सागौन जो है सर्वाधिक, देखिए अब इसमें सर्वाधिक नहीं लिखा है, इसको पूछना चाहिए था सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वैसे ये उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के इसका आंसर आप मध्य प्रदेश लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी सागौन पाया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इसका लगा दीजिए। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? अच्छा जी, कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न। तो यह फर्न है आपका, इसमें फूल नहीं होते हैं। बहुत लोग गूलर लगा के आएंगे, गूलर का फूल बहुत आप लोग पढ़े हैं, छोड़िए। 98 देखिए, सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना, इसको मैच कराना है। सागौन आपने देखा, सुंदरी, सुंदरी आपको पता होना चाहिए, सुंदरी से ही सुंदरबन पड़ा है, तो सी का 3, सी का 3 से कुछ हो रहा है, नहीं होगा। सिनकोना अभी आपने पढ़ा था, सिनकोना जो है आपका किस प्रकार का वन है? यह जो एक तरह से उष्णकटिबंधीय टाइप का वन है। तो इसकी संभावना जो है, इसकी संभावना जो सबसे ज्यादा है हिमालय का तराई क्षेत्र, तो यहाँ पर जो है तराई बेल्ट में जो है वर्षा अधिक होती, तो सिनकोना वहां पर उग सकता है। लेकिन फिर भी अब कंफर्मेशन ले लीजिए, देवदार जो है, देवदार जो है आपका क्या है,
यह जो है आपका शीतोष्ण टाइप का वन है, यह जो है हिमालय में पाया जाता है, तो बी का 4 कर लीजिए। अब सागौन जो है मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश वाला रीजन, तो ए का 2, तो 2 4 3, एक बचा सिंकोना। ठीक, तो 24 31, 24 31 ए ऑप्शन आपका जो है मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यह? 86 का ए। नेक्स्ट देखिए, यह सूची आपको मिलाना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अल्पाइन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, यह आपको मैच कराना है। देखिए, जो यह अल्पाइन है, तो अल्पाइन कहाँ पर पाया जाएगा? अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाएंगी आपकी, बताइए। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार का मतलब क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका जो हम लोगों ने बात की थी कि जहां पर आपकी लेटराइट मृदा पाई जाती है, उसी क्षेत्र में यह पाया जाता है, तो यह हो जाएगा सह्याद्री। तो डी का 2, ठीक, डी का 2 हो जाएगा। अल्पाइन वनस्पतियां जो है, अल्पाइन का मतलब कि अधिक ऊंचाई पर पाई जाएंगी, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में। तो अब यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचाई वाला कौन सा है? एक है अरुणाचल प्रदेश, लगा दीजिए। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, देखिए शुष्क पर्णपाती वन जो है आपका, यह जो है आपका गंगा का जो मैदान है, ठीक, गंगा का मैदान। हम लोगों यदि इंडिया का मैप बनाएं आप, ठीक, तो यह यहाँ पर ये बंगाल और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला यह तट जो है आपका, यहाँ पर जो है कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यह वाला रीजन को छोड़ के, यह वाला रीजन जहाँ पे कि जो है आपका एक तरह से शुष्क कौन सा क्षेत्र है? यह वृष्टि छाया क्षेत्र है, रेन शैडो जोन है, तो यहाँ पर मरुस्थलीय टाइप की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यह पूरा जो भाग है, यह पूरा भाग में जो है ये कौन सी पाई जाती हैं? शुष्क वनस्पतियां पाई जाती। तो गंगा का ये जो मध्य गंगा का मैदान है, यह भी जो है किसमें आ जाएगा? 3 वाला आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक, तो अब बचा क्या? आर्द्र पर्णपाती वन, तो तराई क्षेत्र में हो जाएगा। 43 12 आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को एक दो मैच करा के ट्राई करते रहिए, क्वेश्चन आसानी से निकल जाते हैं। यदि आपकी किस्मत न खराब हो तो ये क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं। फिर देखिए 300 पर आ गए हम लोग, 300। उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क शंकु वृक्ष, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन, कहाँ कहाँ पर पाए जाते? देखिए, जो आपकी साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। केरल में है तो यह यहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। ए का 4 हो जाएगा। शंकु वृक्ष, शंकु मतलब कोन, कॉनिफर वेजिटेशन कहाँ पाई जाएगी? कॉनिफर मतलब ये शंकु वन जो होते हैं वो टेम्परेट होते हैं, यानी शीतोष्ण होते हैं, जहाँ पर ठंडी टाइप का एनवायरनमेंट होता है। मतलब ये कुछ इस टाइप के उनके पौधे देखने को मिलते हैं। ये शंकु मतलब जो है शंकु का फॉर्मेशन करते हैं, उनकी ऐसे मतलब आपको दिखाई देंगे। ठीक, इस तरह के पौधे, तो यह पौधे आपको हिमालय क्षेत्र में दिखाई देंगे, तो यह हो जाएगा 2। कच्छ वनस्पतियां यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है आप कहाँ पाए जाएंगे? सुंदरबन में पाए जाएंगे, 1 हो जाएगा। पतझड़ वन कहाँ हो जाएगा? तो पतझड़ वन हम लोग मान लेते हैं, बचा क्या? राजस्थान वाला बचा। ठीक, तो राजस्थान में बेसिकली पतझड़ क्या पाए जाते हैं? आपका एक तरह से मरुस्थलीय थॉर्न टाइप वेजिटेशन पाई जाती है, लेकिन उपलब्ध विकल्पों में यही जो है कुछ आपका बेहतर हो रहा है। 42 14, सॉरी 42 14 क्यों होगा? 42 13 होगा ना, या 3 होगा? 4 2 बार थोड़ी नहीं आएगा। 42 13 क्या आंसर हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन।